हिंदी में एक लाइन आप अक्सर बस और ट्रकों पर लिखी देखते होंगे, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ये लाइन सड़क से लेकर संसद तक फिट बैठती है, क्योंकि बुधवार को संसद में जो हुआ वो सावधानी हटने का ही नतीजा था। अगर सावधानी नहीं हटी होती तो घटना नहीं घटी होती, लेकिन जो होना था वो तो हो गया। अब इस पर मंथन चल रहा है कि इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई और इसका जिम्मेदार कौन है। जितनी हैरानी की बात यह है कि दो युवक अपने जूतों के अंदर स्मोक क्रैकर छिपाकर संसद भवन में घुस गए, उससे भी ज्यादा हैरानी की बात तो यह है कि इतनी हाईटेक संसद होने के बावजूद उसकी सुरक्षा व्यवस्था इतनी आसानी से फेल हो गई। जिस संसद भवन में मोबाइल फोन तक ले जाना मना है, दो युवक वहां स्मोक कैन लेकर घुस गए। क्या संसद के सुरक्षा उपकरण इतने बेकार हो चुके हैं कि जूते या मोजे में छिपे स्मोक कैन को नहीं पकड़ पाए? कहा तो यह भी जा रहा है कि नई संसद बनने के बाद भी उसकी सुरक्षा में पुराने उपकरण ही लगा दिए गए। सूत्रों के मुताबिक वर्ष 2004 के बाद से संसद की सुरक्षा के उपकरण नहीं खरीदे गए, यानी आधुनिक संसद भवन की सिक्योरिटी में 19 साल पुराने उपकरण और मशीनें लगी हुई हैं। जानकारी के मुताबिक नई संसद में फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम भी नहीं है। जरा सोचिए, आज के जमाने में जब लोगों के दफ्तरों में ऐसी सुरक्षा और सर्विलेंस सिस्टम लगे होते हैं तो देश की संसद में क्यों नहीं लगे? संसद की सुरक्षा में तैनात सूत्रों के मुताबिक संसद भवन की सिक्योरिटी में करीब 150 सुरक्षा कर्मियों के पद खाली पड़े और 10 साल से कोई नई भर्ती नहीं हुई है। ये सब बातें जानने के बाद आपको शुक्र मनाना चाहिए कि बुधवार को संसद भवन के अंदर घुसकर उत्पात मचाने वाले युवक कोई आतंकवादी नहीं थे, वरना जिस तरह की सुरक्षा चूक हुई है उससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। नई संसद में घुसपैठ के बाद अब उन सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को फुल प्रूफ किया जा रहा है, जिनके लूप होल्स का फायदा उठाकर दो युवक संसद में स्मोक क्रैकर लेकर घुस गए। कल की घटना के बाद संसद में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। संसद के मकर द्वार से सिर्फ सांसदों को ही संसद भवन में प्रवेश की अनुमति दी जा रही है और संसद भवन में प्रवेश करने वाले सभी स्टाफ के जूते उतरवाकर भी उनकी गहन जांच की जा रही है। संसद की सुरक्षा में इतनी भारी चूक होने के बाद अब सुरक्षा को चाक चौबंद किया जा रहा है, लेकिन इस सुरक्षा चूक के लिए जिम्मेदार कौन है? जो काम अब किए जा रहे हैं वो पहले क्यों नहीं किए गए? क्या किसी घटना के हो जाने का ही इंतजार किया जा रहा था और अब इस घटना पर मंथन बैठकों का दौर चल रहा है? आज इस गंभीर चूक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वरिष्ठ मंत्रियों के साथ बैठक की। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और अनुराग ठाकुर मौजूद थे। मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी ने पूरी घटना और उसके बाद उठाए गए सुरक्षा उपायों की पूरी जानकारी ली। एक बैठक विपक्षी नेताओं ने भी की, जिसमें INDIA गठबंधन के दलों ने हिस्सा लिया। यह बैठक राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के कमरे में हुई। इस बैठक के बाद विपक्षी दलों ने दो मांग की है। पहली ये कि संसद में हुई बेहद गंभीर और खतरनाक सुरक्षा चूक पर दोनों सदनों में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बयान दें और उसके बाद इस पर चर्चा। और दूसरी ये कि घुसपैठ करने वालों को विजिटर्स पास दिलवाने वाले बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा के खिलाफ सख्त कार्रवाई। लेकिन ना अमित शाह ने संसद में कोई बयान दिया और ना ही अभी तक बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा के खिलाफ कोई कार्रवाई होने की जानकारी सामने आई। लेकिन आज जिस तरह से संसद में इस सुरक्षा चूक के मुद्दे पर हंगामा हुआ, उसे देखकर तो यही लगता है कि इस मुद्दे पर भी अब सिर्फ राजनीति हो रही है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये आपको संसद में आज की कार्यवाही की हाइलाइट्स देखकर समझ में आ जाएगा। राज्यों की सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए भी है। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित की। संसद की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक हो गई, सरकार को घेरने का इससे बड़ा मुद्दा और क्या हो सकता है? सभा को सूचित करना है कि माननीय मंत्री जी, अध्यक्ष महोदय, उत्तर सभा पटल पर रखा हुआ है।
सभा पटल पर रख दिया गया। श्री बालशौरी जी, बालशौरी। यस सर, थैंक यू स्पीकर सर। विपक्ष प्लान बनाकर आया था कि वो संसद पर हुए स्मोक क्रैकर हमले पर गृह मंत्री अमित शाह से जवाब मांगे। गलत परंपराएं, गलत परंपरा मत डालिए। लेकिन ना अमित शाह आए, ना उनका बयान आया। लेकिन विपक्षी सांसद नहीं माने तो आखिरकार स्पीकर ओम बिरला को खुद स्टैंड लेना पड़ गया। उन्होंने ऐलान कर दिया कि संसद में कल जो घटना हुई उसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं। माननीय सदस्यगण, जो कल घटना घटी है उस घटना को लेकर हम सब चिंतित हैं और संसद की सुरक्षा की जिम्मेदारी संसद सचिवालय की होती है और हम सब जानते हैं ये सब संसद सचिवालय और क्षेत्राधिकार संसद के अंदर आता है, विशेष रूप से लोकसभा के अंदर आता है। और इसीलिए मैंने आपसे कल चर्चा की है, संवाद किया है, फिर हम चर्चा करेंगे, आप लोगों सबको बुलाकर चर्चा करेंगे। सारी सुरक्षा की जिम्मेदारी और क्षेत्राधिकार लोकसभा सचिवालय का है और इसीलिए लोकसभा सचिवालय फिर आपसे चर्चा करेगा। गलत तरीका है, आप जाकर सदन में बैठिए। नो नो, सरकार कभी भी लोकसभा सचिवालय में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। नो, हम करने भी नहीं देंगे। नो, गलत, नो। लोकसभा स्पीकर ने सारी जिम्मेदारी खुद पर लेकर सरकार को सारे आरोपों से क्लीन चिट दे दी। लेकिन विपक्षी सांसदों की नारेबाजी नहीं रुकी तो संसद की सुरक्षा में हुई चूक पर सरकार की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोलने के लिए उठे। लेकिन उनके भाषण में जिम्मेदारी का भाव कम, विपक्ष के लिए नसीहतें ज्यादा थी। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इसमें कहीं दो मत नहीं है और आपने तुरंत उसका संज्ञान लेते हुए इस मामले की पूरी जांच का जो है आदेश दे दिया है। मैं समझता हूं कि भविष्य में हम सारे सांसद, चाहे वो पक्ष के हों अथवा प्रतिपक्ष के हों, सभी को सावधानी बरतने की आवश्यकता है ताकि जिनको भी हम पास देते हैं ऐसे व्यक्ति को पास न दिया जाए जो जाकर इस प्रकार की अराजक स्थिति संसद भवन के अंदर पैदा कर दे। यह हम सभी को, केवल सत्ता पक्ष ही नहीं बल्कि दूसरे पक्ष के लोगों को भी यह सावधानी बरतने की जरूरत है। और अध्यक्ष महोदय, आपकी जानकारी में मैं यह भी लाना चाहता हूं कि यह हमारा ये पुराना संसद भवन है, उसमें भी इस प्रकार से बराबर जो नारेबाजी की घटनाएं और पेपर फेंकना और तरह तरह की जंपिंग की घटनाएं पिछले जो हमारा पहले का पार्लियामेंट है उसमें भी पहले हो चुकी हैं। मैं समझता हूं कि सभी को मिलकर इस घटना को कंडेम करना चाहिए। मैं समझता हूं कि इस प्रकार से इस संसद के अंदर अराजक स्थिति पैदा करने का कोई औचित्य नहीं है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में विपक्षी सांसद सरकार से जवाब की डिमांड पर अड़े थे, लेकिन दोनों सदनों में उनकी कोई सुनवाई नहीं थी। जो विपक्षी सांसद कुछ ज्यादा ही हंगामा कर रहे थे, ऐसे 14 सांसदों को पूरे सत्र से ही सस्पेंड कर दिया गया। To leave the house immediately. What are you doing, Mr. Derek O'Brien? You have committed breach of privilege. I call upon the members to go to their seat. If the members do not go to the seat, I will have to take stringent action. And I have indicated, honorable members, we cannot exemplify our conduct by misdemeanor, violating rules, not following procedure, not following directives. This is serious. I will consider it first. Go to your seats. Go to your seats first. Go to your seats. This is defiance. This is severe defiance. No, House has to be in order. Dibrugarh Airport should be renamed as Saolung House has to be in order. और इस तरह संसद की सुरक्षा में हुई चूक पर सवाल उठाने और सरकार से जवाब की डिमांड करने के चक्कर में विपक्षी सांसदों को निलंबन झेलना पड़ गया। Taken serious note of the misconduct of Shri V.K. Srikandan. लेकिन संसद से बाहर निकलकर भी विपक्षी सांसद अपनी मांग पर अड़े थे। एक ही मांग है कि गृह मंत्री आए, सदन में आए और एक बयान दें।
ये तानाशाही सरकार के लिए वो भी मंजूर नहीं है। हमने बार बार कोशिश की कि नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा में उनको मौका दिया जाए कि ये मुद्दा उठाने के लिए। ये देखिए किस कारणवश सस्पेंड किया है। कारण ये है कि हम चाह रहे हैं कि जो ये चूक हुई है, सुरक्षा में जो चूक हुई है, आप उस पर कार्रवाई करें। देश के गृह मंत्री की क्या जिम्मेदारी नहीं बनती है कि आकर जवाब दें कि कहां सुरक्षा में चूक हुई, और वो भी पार्लियामेंट, टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी, इन द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, और आप उसको सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं, तो आप देश को कैसे सुरक्षित रखेंगे? संसद की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक पर किसी को तो जिम्मेदारी लेनी ही पड़ेगी। क्या इसके जिम्मेदार सिर्फ संसद सचिवालय है, या ये संसद सचिवालय के साथ साथ सरकार, सिस्टम, पुलिस, इंटेलिजेंस का कलेक्टिव फेलियर है? लेकिन अभी तक कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं दिखता है। संसद भवन परिसर से ब्रह्म प्रकाश दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। संसद भवन की सुरक्षा में सेंध लग गई, लेकिन अभी तक किसी की जिम्मेदारी तय नहीं की गई। क्या 7-8 सुरक्षा कर्मियों को निलंबित करने से काम चल सकता है? जितनी जांच उन 4 आरोपियों की होनी चाहिए, उतनी ही जांच इस बात की भी होनी चाहिए कि संसद भवन में इतना बड़ा कांड हो कैसे गया, आखिर संसद का सुरक्षा घेरा टूट कैसे गया। लेकिन फिलहाल तो बस यही बताया जा रहा है कि जांच चल रही है। सोशल मीडिया और विपक्ष के कुछ लोग संसद में स्मोक क्रैकर ले जाने वाले आरोपियों का समर्थन भी कर रहे हैं। लोग ये मान रहे हैं कि संसद के अंदर इन लोगों ने ठीक नहीं किया, लेकिन साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि ये युवा बेरोजगारी से परेशान थे, इसीलिए उन्होंने ये कदम उठाया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया है। वो कह रहे हैं कि अलग अलग प्रदेशों से आए इन लोगों में हताशा थी, वो भविष्य को लेकर नाउम्मीद थे। कुछ तो ये भी बता रहे हैं कि हंगामा करने वाले युवा बहुत पढ़े लिखे थे, बड़ी डिग्रियां थी उनके पास, फिर भी बेरोजगार थे, इसीलिए संसद तक स्मोक क्रैकर ले आए थे। कांग्रेस नेता अधीर रंजन भी कुछ यही कहना चाह रहे थे। रोजाना हम कहते हैं बेरोजगार बेरोजगार, आज देखो वो बेरोजगार आज इस हमले के पीछे एक वजह है। कदम रास्ता अलग हो सकते, कभी किसी को मैं समर्थन नहीं करना चाहते, लेकिन वो जो कह रहे हैं कि हमारे बेरोजगार नहीं है, पेट पालना मुश्किल हो रहे हैं, ये यही तो हम बात कर रहे हैं। मतलब प्रधानमंत्री जी हमें कह रहे थे सदन शुरू होने के समय, बाहर की गुस्सा अंदर मत लाया करो। देखिए हम लोग नहीं ले, आम जनता उनकी अपनी दिल की गुस्सा अंदर लाने की कोशिश कर रहे हैं, किसी को बचाव के लिए नहीं, लेकिन अंदर की बात थोड़ा हमें सोचना चाहिए। गिरवान में झांक कर हमें भी देखना चाहिए क्यों ऐसा हो रहे हैं। सबसे पहले तो हम ये कहना चाहते हैं कि देश में बेरोजगारी है, ये एक कड़वा सच है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 2022-23 में भारत की बेरोजगारी दर 3.2% थी, जबकि 5 वर्ष पहले वर्ष 2017-18 में बेरोजगारी दर 6% थी। तभी से ये बेरोजगारी दर साल दर साल कम होती आई है। यानी हंगामा करने के पीछे बेरोजगारी कोई बहाना नहीं हो सकता, और विपक्ष को इसको लेकर हंगामा करने वालों का समर्थन नहीं करना चाहिए। बेरोजगार होने का मतलब संसद की सुरक्षा से खिलवाड़ करना नहीं होता। रही बात आरोपियों की शिक्षा और बेरोजगार होने वाली हताशा की, तो हम आपको उनकी शिक्षा के बारे में बताना चाहते हैं। इस मामले में आरोपी सागर शर्मा केवल 12वीं पास है, उसने आगे कोई पढ़ाई नहीं की है। वो ई रिक्शा चलाकर अपना और अपने परिवार का कर्ज उठाता है। दूसरा आरोपी मनोरंजन शर्मा इंजीनियरिंग कर चुका है, वो अपने पिता के बिजनेस में उनका हाथ बटाता है। मनोरंजन के पिता का एक पोल्ट्री फार्म है, यानी वो पिता का बिजनेस संभालता है। तीसरी आरोपी नीलम है, जो संस्कृत में एमफिल है। उन्होंने एनईटी और एचटीईटी की है। वो हरियाणा सिविल्स की तैयारी कर रही थी, यानी वो नौकरी ना करके उच्च सरकारी पदों के लिए तैयारी कर रही थी। चौथा आरोपी अमोल शिंदे है, वो 12वीं पास है, वो सेना में जाने की तैयारी कर रहा था। पांचवा आरोपी ललित झा एक शिक्षक है। संसद के अंदर और बाहर हंगामा करने वाले और उसकी सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों को कोई बेरोजगार कह के संवेदनाएं बटोरने की कोशिश कर रहा है, तो ये विशुद्ध राजनीति
रही बात रोजगार की, तो जो लोग बेरोजगारी को सबसे बड़ा मुद्दा बताते हैं, उनके लिए हम एक आंकड़ा लेकर आए हैं। वर्ष 2016 में DPIT यानी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने 452 स्टार्टअप्स को रजिस्टर किया था। वर्ष 2022 तक इनकी संख्या बढ़कर 84,012 हो गई है। वर्ष 2011 में भारत में पहले स्टार्टअप ने यूनिकॉर्न स्टेटस पाया था। यूनिकॉर्न स्टेटस का मतलब है कि इस कंपनी की मार्केट वैल्यू $1 बिलियन यानी लगभग 8,500 करोड़ रुपए से ज्यादा थी। वर्ष 2015 तक 11 स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न बने थे। वर्ष 2022 तक ये संख्या बढ़कर 110 हो गई थी। केवल वर्ष 2021 में ही 44 स्टार्टअप्स ने यूनिकॉर्न स्टेटस पाया था। वर्ष 2022 में स्टार्टअप्स ने ही 2,70,000 से ज्यादा रोजगार पैदा किया, जो वर्ष 2021 के मुकाबले 36% ज्यादा है। यही नहीं, इनमें से 66% स्टार्टअप्स भारत के टियर 2, टियर 3 शहरों में मौजूद हैं। हम ये इसलिए बता रहे हैं कि इन स्टार्टअप्स ने लाखों लोगों को नौकरियां दी। पिछले 5 वर्षों में 9 लाख से ज्यादा रोजगार स्टार्टअप्स कंपनियों ने दिए। जिस देश के अंदर पिछले कुछ वर्षों में हजारों नई कंपनियां बनी हो, इनमें से 100 से ज्यादा कंपनियां हजारों करोड़ बिजनेस करती हैं, क्या उन्हें लोगों के बिना चलाया जा रहा है? यकीनन ये कंपनियां लाखों लोगों को नौकरियां दे रही हैं। जो इनमें नौकरियां हासिल नहीं कर पा रहे, ऐसे लोगों को अपनी शिक्षा के साथ साथ विशेष स्किल पर भी ध्यान देने की जरूरत है, जिसकी मदद से वो नौकरियां हासिल कर सकते हैं। Zee News.